that you have only 30 to 35 minutes for attempting one question, and it is true for every exam excluding the essay, कि आपने 35 से 40 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एंड देयर इज ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंटेंट विच यू कैन राइट इन एनी ऑफ द आंसर्स. 35 से 40 मिनट के अंदर आप एक टॉपिक के बारे में एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एंड इफ़ यू हैव रिटन सफिशेंट इन्फॉर्मेशन कि एग्जामिनर को लगता है कि ही नोज अबाउट इट, ही हैज़ अ गुड एनालिसिस अबाउट द टॉपिक, एंड ही हैज़ द एबिलिटी टू थिंक, और ये चीज़ों को परसीव कर सकता है, ही विल गिव यू मार्क्स. कोई ऐसा वो प्रॉब्लम नहीं है कि वो किसी बात पे आपको जज करेगा, या उसको किस तरह पता लगेगा कि इस बंदे ने 10 किताबें पढ़ी हैं या इसने 1 या 2 किताबें पढ़ी हैं. सो वी विल कम टू दिस पॉइंट इन अनदर पार्ट ऑफ द लेक्चर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर और किस तरह आपने जो है वो एफिशिएंट स्टडी करनी है, इफ़ेक्टिव स्टडी करनी है, रादर देन कि आपने बस किताबें सामने रख ली और आप पढ़ते जा रहे हैं. ओके, सो CSS के एग्ज़ाम पे आते हैं. सो एवरी पेपर इज़ फॉर 100 मार्क्स. यू हैव टू चूज़ 12 सब्जेक्ट्स, मोस्ट ऑफ द पीपल नो इट, और उसमें से आपने 4 लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं विच आर एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस, एंड 20 मार्क्स आर फॉर MCQs. MCQs के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल स्कोर ऑन एवरेज 10 to 15 मार्क्स. 20 में से अगर किसी के 10 से 15 नंबर आ गए हैं तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर शायद बहुत कम लोगों के आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी रिक्वायर्ड होती है, और इट्स नॉट दैट यूज़फुल कि आप इतना ज़्यादा टाइम MCQs के ऊपर स्पेंड करें. रादर देन दैट, इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर योर सब्जेक्टिव पार्ट इन अ गुड मैनर, और आपने अच्छे तरीके से उसकी तैयारी की है, दैट विल इंश्योर कि आपके 60 to 70% MCQs वहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे. एंड इफ़ यू वांट टू डू सम एक्स्ट्रा एफर्ट, गो थ्रू MCQs ऑफ पास्ट पेपर्स, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि MCQs किस नेचर के आते हैं, एंड यू कैन गेस वेल एज वेल. 4-5 आपको गेस भी करने पड़ते हैं, सो यू नो यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड गेस. सो दैट इज़ अबाउट द MCQs. कमिंग टू द एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस पार्ट. सो बेसिकली 2 किस्म के क्वेश्चंस आते हैं CSS के एग्ज़ाम के अंदर. वन आर द डिस्कशन क्वेश्चंस, कि जिसके अंदर आपने डिस्कशन करनी होती है, एंड सेकंड आर द एनालिटिकल क्वेश्चंस. दीज आर द 2 बेसिक टाइप्स. इसके अलावा वो इसके अंदर और चीज़ें ऐड कर देगा कि आप इसके प्रोज एंड कॉन्स बताएं, इसका कंक्लूजन बताएं, इसके ऊपर अपना एनालिसिस दे के आप आर्गुमेंटेशन करें कि कौन सा आइडिया बेहतर है. सो यू नो देर आर अदर टाइप्स. So discuss and analyze. These are 2 basic types of question. Basic structure of the question remains the same. You have to give an introduction, then there is the body part जिसके अंदर आपने argumentation करनी होती है, and there is the conclusion part. So your introduction starts from the basic definition and the concept of the question. कि for instance we take an example question कि US अफगान पीस डील के ऊपर आपको करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आता है. सो हाउ आर यू गोइंग टू गो अबाउट इट? यू नीड टू स्ट्रक्चर योर आंसर इन सच अ मैनर इट लुक्स लाइक अ स्टोरी. Okay, so every answer which you are writing in the subjective part is a story which you are telling to the examiner कि इसके ये ins and outs हैं, this is the basic history, जो उसकी इसका historical aspect है, then these are the arguments जो मैं दे रहा हूँ, and then this is the conclusion that how this peace deal will turn out and what will be the output of this peace deal. Okay, so I chose this as a question because मैं शायद आपको बेहतर तरीके से ये बता सकूँगा, साथ साथ शायद आपका एक टॉपिक भी तैयार हो जाएगा. सो बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर आपने उस जो क्वेश्चन के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है. सो फॉर इंस्टेंस इफ देयर इज अ क्वेश्चन दैट डिस्कस US तालिबान पीस डील and what will be the future outcome of this peace deal in the perspective of Afghanistan. सो बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर आप इस पीस डील के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, हाउ वी लेड टू दिस पीस डील, व्हाट इज़ द effort which has been done. The effort started in 2009 and 10, then there were these hurdles, and you need to give a basic introductory 2 to 3 paragraphs, maybe half page, 1 page, not more than that. So that will cover your introduction part. Then secondly comes your explanation part.
और डिस्कशन पार्ट और एनालिसिस पार्ट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अब अगर आपको उसके ऊपर डिस्कशन आई है, सो दिस मीन्स दैट यू हैव टू स्ट्रक्चर योर आर्ग्यूमेंट्स इन सच अ वे कि आपने उस क्वेश्चन के जो उसने पूछा है उसके सारे एस्पेक्ट्स को आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो व्हाट आर दी एस्पेक्ट्स? एस्पेक्ट्स ये हैं कि उसके सोशल एस्पेक्ट्स क्या होंगे, उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या होंगे, उसके जो सिविल वॉर है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट्स होंगे, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द डायनामिक्स इन अफगानिस्तान, किस तरह से अफगानिस्तान की एक ट्राइबल सोसाइटी इस डील को अडॉप्ट करेगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द डिस्कशन एंड यू हैव टू गिव योर आर्ग्यूमेंटेशन इन सच अ वे दैट इट लुक्स लाइक अ स्टोरी। आपने एक पैराग्राफ के अंदर एक आर्ग्यूमेंट डिस्कस किया एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट। और अगर 30 to 35 मिनट्स आपने क्वेश्चन को एलोकेट किए हुए हैं, सो दिस मीन्स के यू विल राइट एटलीस्ट 12 to 15 आर्ग्यूमेंट्स and the length of your question will be around 4 to 6 pages. 4 to 6 pages means 4 to 6 sides. अब आपने चाहे 12 किताबें पढ़ी हैं किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी टॉपिक के ऊपर, या आपने एक टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ के उसको समझ लिया है, दैट इज़ इक्वलेंट, बिकॉज इन 35 मिनट्स you have to write 6 pages and you can only write limited information in your answer. Okay, so we started off from the introduction part, जिसके अंदर आपने बेसिक बताया, थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस की, थोड़ा सा जनरल पर्सपेक्टिव दिया, how we led to this peace deal, and then you started the discussion part. डिस्कशन के अंदर आपने उसके ऊपर डिस्कशन की, what are going to be the impacts, what are going to be the pros and cons, what will be going to be the future outcome, और ये सारी चीज़ों के ऊपर आपने एक डिस्कशन की, and then you ended your answer on the conclusion. Your conclusion has to be based on your argumentation और discussion जो कि आपने question के अंदर की है. Conclusion cannot come around from somewhere else, और कोई और नई बात आपने उठा के conclusion में लिख दी. So this is the basic structure of the answer. अब structure जब हमने discuss कर लिया और हमने ये देख लिया कि 4 to 6 pages हैं, तो इसके अंदर अब हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे? इंट्रोडक्शन इज़ क्लियर, कंक्लूजन इज़ क्लियर। इंट्रोडक्शन इज़ अबाउट द क्वेश्चन कि उसने पूछा क्या है, डू यू अंडरस्टैंड इट, आपने उसको जनरल एक्सप्लेन कर दिया, एंड देन कंक्लूजन के अंदर आपने पूरा जो अपनी एक जिस्ट थी, जो आपकी आर्गूमेंटेशन थी, आपने उसको कंक्लूड कर दिया इन योर फाइनल वर्ड्स दैट इन द लाइट ऑफ द अबव डिस्कशन वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन दैट द पीस डील्स फ्यूचर इज़ एसोसिएटेड विद इंटर अफगान नेगोशिएशंस। और किस तरह से इस पीस डील की इम्प्लीमेंटेशन होती है, इट डिपेंड्स ऑन दैट. दो इट सीम्स डिफिकल्ट that this deal will be implemented, but we are moving forward in a positive direction, and all the parties are collaborating to ensure implementation of this deal. So this can be a good conclusion कि जिसके अंदर आपने पूरी जो अपनी argumentation दी, you just concluded it in one paragraph. अब आगे argumentation की बात. So discussion के अंदर हमने डिस्कस किया कि आपने 12 से 15 पॉइंट्स अपने देने हैं. सो 12 से 15 पॉइंट्स आप देंगे. अब हर पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि उस हर पॉइंट के अंदर क्या चीज़ आपने मेंशन करनी है. सो किसी भी पॉइंट के अंदर आपने एक बेसिक आइडिया दिया विच इज़ योर आर्ग्यूमेंट. सपोजिटली कि यूएस तालिबान पीस डील के पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे. अब दिस इज़ अ पॉलिटिकल थिंग, बट एक जनरली आर्ग्यूमेंटेटिव पैराग्राफ के अंदर 3-4 बेसिक एलिमेंट्स होना ज़रूरी है. एक तो ये कि उसके अंदर एक आइडिया हो. सेकेंडली ये कि उसको आपने किन लॉजिक्स के साथ सपोर्ट किया. थर्ड ये कि आपने उसके अंदर कोई एग्जाम्पल या कोई कोटेशन या कोई ऐसी चीज़ लिखी है विच विल बी योर रेफरेंस. सो दीज कंबाइन टू फॉर्म वन आर्ग्यूमेंट. और आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया, उसको आपने कंक्लूड किया, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट. और इस तरह आपने पैराग्राफ्स की फॉर्म में अपनी आर्ग्यूमेंटेशन या डिस्कशन को लिखना है. सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, बिल्कुल. आलिया ने क्वेश्चन पूछा है कि कैन वी गिव हेडिंग्स इन द डिस्कशन. Yes, you need to give headings in the discussion, because the thing is कि the system which we are a part of, उसके अंदर there are so many papers and examiner has a human capacity कि वो एक limited number of time के अंदर
जितने भी पेपर चेक कर सकता है उनको हर पेपर को डिटेल में पढ़ना पॉसिबल नहीं होता. सो वट एवर आइडिया यू आर गिविंग इन द डिस्कशन आर्ग्यूमेंट जो आप लिख रहे हैं उसकी हेडिंग देना बहुत ज़रूरी है, और उस आइडिया के ऊपर आप एक हेडिंग लाजमी दें जिससे ये आइडिया हो सके कि आपने इस पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा है. सही है. सो इफ़ द एग्जामिनर माइट नॉट बी रीडिंग ऑल द आर्ग्यूमेंट्स एंड द एंटायर आंसर, तो ही विल नो कि आपने इन सारे पैराग्राफ्स के अंदर क्या आर्गुमेंटेशन दी है और आपने क्या चीज़ लिखी हुई है. ओके. सो इंट्रोडक्शन की आपने हेडिंग दी. इंट्रोडक्शन के अंदर आपने क्वेश्चन के पार्ट्स को जो है मेंशन किया, जिसमें आपने बताया कि यूएस तालिबान पीस डील क्या है, इसका प्री टेक्स्ट क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है. वेरी ब्रीफ, वेरी कंसाइज. लिखने को आप इसके ऊपर 10 सफ़े भी लिख सकते हैं, बट देयर इज़ नो नीड. द नीड इज़ कि आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन दें सो दैट द एग्जामिनर नोज कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है इसके बारे में. देन एज यू मूव ऑन टू द डिस्कशन, तो आपने 12 से 15 पैराग्राफ्स बना दिए जिसके अंदर आपने अपना आर्ग्यूमेंट लिखा, आपने उसके साथ एग्जाम्पल दी, आपने उसके साथ कोई कोटेशन लिखी, कोई रेफरेंस दिया इन ऑर्डर टू सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट. 12 से 15 आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए एंड देन यू कंक्लूड योर आंसर based on these arguments. So now after listening to all of this, you all will realize that this is actually a story which you are narrating in the exam. So you have to, connect one part from the other. The discussion originates from the introduction and the conclusion originates from the discussion. So it becomes a whole one answer. और अगर आपने ये तीनों चीज़ें अपने आंसर के अंदर लिख दी हैं in good language, with good argumentation, with good examples, तो 20 में से there is no reason कि आपको 12 से 15 नंबर ना मिलें. Okay? And this is what you need. If you are attempting 4 questions और हर question के अंदर आपके 12 नंबर आ जाते हैं, so this easily takes your score above 50, and that is what is required. कि आपने हर question के अंदर 12 से 15 नंबर स्कोर करने हैं. ओके. सो दिस इज द बेसिक जिस्ट ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट योर आंसर इन CSS एग्जाम. कोई फिलॉसफी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है. मोस्ट ऑफ अस नो जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज. दिस इज़ एन एग्जाम ऑफ जनरल नॉलेज एक्सक्लूडिंग इलेक्टिव सब्जेक्ट्स. इलेक्टिव सब्जेक्ट में ऑब्वियसली आपको जो नॉलेज होगा, जो चीज़ें आपने सब्जेक्ट के अंदर पढ़ी होंगी, यू विल structure your answer in this way, and you can basically make this entire answer based on your knowledge जो कि आपको selective subject की है. So paper attempting technique के अंदर पहला हमने cover कर लिया कि what is going to be the content, arrangement and structure of answer. 3 parts: introduction, discussion and conclusion. Introduction will be basic, discussion will have the argumentation with examples and references and all those things. With 12 to 15 arguments, this is sufficient, and the discussion will lead to a conclusion. ठीक है जी. और इसके लिए जो पेजेस हैं 4 to 6 पेजेस आर सफिशेंट. ये एक बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन होता है कि जी कितनी लेंथ होनी चाहिए आंसर की, बहुत लंबा होना चाहिए, 10 सफ़ों का होना चाहिए, 2 का हो तो क्या होगा. 4 to 6 पेजेस आर सफिशेंट. बिकॉज द थिंग इज़ कि अगर आपने आधा घंटा आपके पास एक सवाल के लिए है ऑलमोस्ट, एंड आपने 2.5 घंटे के अंदर 4 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, सो यू कैन नॉट गिव टाइम ऑफ 1 क्वेश्चन टू अनदर 1. सही है. एक क्वेश्चन का टाइम अगर आपने दूसरे क्वेश्चन को दे दिया तो एक में तो शायद आपके 12 की बजाय 14 नंबर आ जाएं, बट यू विल मिस दी सेकेंड क्वेश्चन जिसमें शायद आपके 8 या 10 नंबर आ सकते थे. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिनेंट अबाउट दिस कि जिस क्वेश्चन का जितना एलोकेटेड टाइम है, इफ़ यू हैव एलोकेटेड 30 to 35 मिनट्स फॉर 1 क्वेश्चन, डू नॉट गिव मोर टाइम टू दैट आंसर. ठीक है जी, क्योंकि वो आप किसी और क्वेश्चन का टाइम लेके. सो 4 to 6 पेजेस आर सफिशेंट. उमर यूसुफ ने एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू गिव एग्जाम्पल्स. देखिए, आप जब भी कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई एग्जाम्पल, कोई रेफरेंस
कोई चीज़ देना ज़रूरी। फॉर इंस्टेंस कि पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आता है एंड आई एम गिविंग दिस आर्गूमेंट कि जी पाकिस्तान में जो फीमेल एजुकेशन है उसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, एंड आई गिव अ नंबर और अ रेफरेंस कि पाकिस्तान के अंदर जो वुमेन का लिटरेसी रेट है इट इज़ दिस। सो यू नो दिस सब्सटेंशिएट्स माई आर्ग्यूमेंट कि मैंने जो आर्ग्यूमेंट दिया है दिस इज़ अ न्यूमेरिकल फिगर और दिस इज़ अ रेफरेंस ऑफ द स्टेटिस्टिकल नंबर कि ये जो मेरा आर्ग्यूमेंट है ये ठीक है। सो यू सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट, ओके। सो दिस इज मेंट बाय एग्जांपल्स। इस तरह ही आपने और एनीथिंग यू कम अक्रॉस यू नीड टू गिव एग्जांपल्स एंड रेफरेंसेस टू सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट, ओके। सो नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। अभी एक और क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि जी हेडिंग्स देना ज़रूरी है कि नहीं। सो हेडिंग्स आर पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन एज वेल। यू नो व्हेन द पेपर कम्स इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, knowledge is one part. If your paper looks good, obviously you are going to get at least 5 to 10 extra marks for your presentation if your paper is neat, कि आपकी writing legible है, आपने clear लिखा हुआ है, चीज़ें mix up नहीं की हुई हैं, you have written in a proper way, paragraphs की form में, you have started one argument in one paragraph and ended it with the end of that argument, then you start a second paragraph और आपने उसको proper end किया हुआ है। So this concludes to presentation. Presentation के अंदर on the top you have to, अब now this is a live session and we don't have a board, but as we move along और अगले lectures होंगे so I'll tell you on the board as well, और मैं आपको लिख के कोशिश करूँगा कि slides के अंदर proper बता सकूँ कि किस तरह से आपने रिटन फॉर्म में क्वेश्चन को अरेंज करना है। सो ऑन द टॉप यू विल राइट क्वेश्चन नंबर 1, क्यू नंबर 1 टू सेव योर टाइम। पूरा क्वेश्चन नंबर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू थिंक कि आपकी राइटिंग स्पीड है, राइट क्वेश्चन नंबर 1, देन गिव द हेडिंग ऑफ द क्वेश्चन। फॉर इंस्टेंस द क्वेश्चन इज व्हाट आर द पर्सपेक्टिव्स ऑफ यूएस तालिबान पीस डील एंड व्हाट इज गोइंग टू बी इट्स फ्यूचर। तो यू विल गिव हेडिंग यूएस तालिबान पीस डील एंड इट्स फ्यूचर, एंड देन यू विल राइट द हेडिंग इंट्रोडक्शन, और उसके अंदर आप इंट्रोडक्शन शुरू कर देंगे, ओके। सो देयर इज यू नो नॉट एनी नीड कि आप इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हेडिंग्स दें। इट हैज़ टू बी क्रिस्प, कंसाइज, कॉम्प्रिहेंसिव, जिसके अंदर आपने बेसिक चीज़ें मेंशन की होंगी। देन ऑन द नेक्स्ट पेज you will give the heading discussion, and then you will start giving headings for your arguments. हर आर्ग्यूमेंट की आपने एक हेडिंग बनाई, उसके अंदर एक एग्जांपल दी, देन यू मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, उसकी आपने हेडिंग दी एंड देन यू मेंशन द एग्जांपल। इस तरह चलते गए एंड एट द एंड यू गिव द हेडिंग ऑफ कंक्लूजन, और कंक्लूजन के अंदर आपने कंक्लूजन लिख के यू ड्रॉ अ लाइन एट द एंड which shows कि this is the end of my answer, and then you move on to the next question. So this is the basic presentation technique. Most of us know it. जो कि मैट्रिक FSC से आते हैं उनको पता है कि प्रेजेंटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, बट सम ऑफ द पीपल जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड डिफरेंट है, OA लेवल्स का, उसमें इतना ज़्यादा प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। बट आई वुड रिकमेंड कि आप अपने पेपर्स टीचर्स को प्रेजेंटेशन के लिए स्पेशली चेक करवाएं। ट्राई टू राइट नीट, हेडिंग्स आपकी बोल्ड होनी चाहिए, मार्कर से होनी चाहिए, आपने जो लिखा हो, आई यूज बॉल पॉइंट, जो अच्छी इंक वाली होती है, यू कैन यूज़ पॉइंटर, ट्राई टू यूज़ ब्लू, डोंट यूज़ एनी अदर कलर्स। लोग ब्लैक यूज़ कर रहे होते हैं या और मुख्तलिफ कलर्स, सो ओनली यूज़ ब्लू कलर। दिस इज़ द ऑफिशियल, ब्लैक ब्लू इज़ द ऑफिशियल कलर जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अलाउड है ऑफिसर्स को यूज़ करने के लिए, ओके। सो योर पेपर शुड बी नीट, योर राइटिंग शुड बी लेजिबल। आपने हेडिंग्स बनानी है, हेडिंग्स मार्कर से बनानी है, और उसके बाद आपने नीट एंड क्लीन पेपर अटैम्प्ट करना है। देयर हैज़ टू बी नो कटिंग, और कोई आपको काटने की और चीज़ें जो है वो वाइटनर यूज़ करने की और इस तरह की चीज़ों से कोशिश करें कि परहेज़ करें। दिस पुट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट। सो अगर कोई चीज़ आपने काटनी है, इफ़ यू थिंक यू हैव रिटन समथिंग रॉन्ग, जस्ट ड्रॉ टू ब्रैकेट्स अराउंड इट और उसके दोनों ब्रैकेट्स के ऊपर क्रॉस लगा दें। दैट एक्सक्लूज इट्स। उसको पूरा ब्लू करने की, काटने की और इस तरह की चीज़ें करने की देयर इज़ नो नीड। जस्ट पुट 2 ब्रैकेट्स जो कि आपकी गलती हुई है और उसके ऊपर क्रॉस लगा दें। दिस इज़ सफिशेंट टू टेल द एग्जामिनर कि जी ये जो है एक्सक्लूड कर दिया है, और बाकी चीज़ें जो है आप उनकी तरफ उनको आप पढ़ सकते हैं, ओके। सो एक्यूरेसी,
accuracy is very important in paper attempting. This is one of the biggest problems कि बहुत सारे लोग जो एग्ज़ाम में फेल होते हैं. एक्यूरेसी हेयर मीन्स कि आपने जो क्वेश्चन आपको पेपर में आया है उसको प्रॉपरली समझना है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, एंड योर आंसर हैज़ टू बी एक्यूरेट, कि जो उसने चीज़ आपसे पूछी है आपने वही उसको बतानी है. ऐसा नहीं है कि आपने यूएस तालिबान पीस डील उसने आपसे पूछी और उसका फ्यूचर पूछा है और आप उसकी सारी हिस्ट्री बता दें कि जी रशियन इन्वेजन से पहले अफ़गानिस्तान में ये था और फिर रशियन इन्वेजन हुई 79 में, उसके बाद ये हुआ और फिर यूएस ने हमला कर दिया. दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड. योर इंफॉर्मेशन एंड योर आंसर हैज़ टू बी एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच इज़ बीइंग आस्क्ड. ठीक है. सो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगें उससे पहले ट्राई टू रीड द क्वेश्चन 2 to 3 times. 2 से 3 दफ़ा आपने क्वेश्चन को पढ़ना है. अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इन अ क्वेश्चन. ठीक है. अब इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आप अंडरलाइन करके हाउ विल यू गो अबाउट इट. सो इन दिस क्वेश्चन देर आर 2 important parts. One is US तालिबान पीस डील, क्या आपने इसके ऊपर फोकस करना है, एंड 60 to 70% ऑफ योर आंसर विल बी अबाउट दिस. एंड सेकेंड थिंग इज इट्स फ्यूचर. So 60% आंसर इज अबाउट द पीस डील, इट्स एनालिसिस, इट्स डिस्कशन कि इसके इन्स एंड आउट्स क्या हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं और ये सब चीज़ें. 20% और 25% is going to be your future, कि इस पीस डील का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि उसने 2 बेसिक चीज़ें पूछी हैं. फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ पीस डील, एंड सेकेंड थिंग इज़ इट्स फ्यूचर. एंड उसके बाद 10 to 15 के अंदर आपका इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन आ जाएगा. सो यू मस्ट रियलाइज कि क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ पूछी गई है. मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज़ कि उन्होंने देखा कि जी यूएस तालिबान आ गया, वो हिस्ट्री से शुरू हुए और सारा कुछ उन्होंने बगैर सोचे समझे लिखना शुरू कर दिया विदाउट रियलाइजिंग कि एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है. और एंड पे आपको अगर आपका आंसर एक्यूरेट नहीं होगा, इट विल बी नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट ही हैज़ आस्क्ड, तो वो आपको 20 में से 3-4 नंबर देगा. एंड दिस इज़ व्हाट गेट्स यू फेल्ड. इट्स नॉट कि लोगों को आता नहीं होता, बहुत सारे लोगों को आता होता है, बट द थिंग इज़ कि देयर इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट रेलिवेंट, इट्स नॉट एक्यूरेट. सो ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड द आंसर. उसको आपने समझना है, उसको समझने के बाद उसको ब्रेक डाउन करें. उसको ब्रेक डाउन करने के बाद अपने माइंड के अंदर एक मैप बनाएं कि आपने हर पार्ट के आंसर को कितनी वेटेज देनी है और आपने कितना लिखना है उसके ऊपर. अब ऐसा मत हो कि आपने आंसर आपका था यूएस तालिबान पीस डील के फ्यूचर के ऊपर और आपने 3 सफ़ों का इंट्रोडक्शन लिख दिया और उसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचा तो आपने 1 सफ़े पे आर्गूमेंटेशन लिख दी. दिस इज़ व्हाट विल गेट यू फेल्ड. सो इंट्रोडक्शन is just maybe 1 page or half page, not more than that. 4 to 5 pages are going to be your analysis, your discussion regarding the topic जो कि उसने आपसे पूछा है, and last 1 page is going to be your conclusion or a half page, depends on you कि आप उसको किस तरह से arrange करते हैं. But 60 to 70% आंसर जो है वो जो चीज़ उसने आपसे पूछी है उसके बारे में लिखनी है. सो हेडिंग्स एंड रेफरेंसेस उसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर ली कि इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है, डिस्कशन की हेडिंग देनी है. सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दीज हेडिंग्स? द ओनली पर्पस इज़ कि जो बंदा आपके आंसर को पढ़ रहा है ही गेट्स अ क्लैरिटी कि आपने अपने आंसर को किस तरह से अरेंज किया. उसको पता हो कि अच्छा ये पहले सफ़े पे इसका इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर इसने इस चीज़ को मेंशन किया, ये इसने डिस्कशन शुरू कर दी है, ये इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स इसने डिस्कस किए हैं और उसकी बेसिस पे इसने कंक्लूजन निकाला है. ठीक है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इट बिकम्स मोर रीडेबल, इट बिकम्स मोर अंडरस्टैंडेबल और इट बिकम्स मोर कॉम्प्रिहेंडेबल कि आपने आइडिया क्या प्रेजेंट किया है. रेफरेंसेस देखें, हम वैसे तो हम में से हर बंदा जो है वो कोशिश करता है कि समझता है कि हम उस्ताद हैं और हमें सब कुछ पता है. बट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एन आंसर, तो आप जब तक रेफरेंसेस नहीं देंगे दिस विल नॉट सब्सटेंशिएट योर आर्गूमेंट. आई एम नथिंग, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट सिटिंग देयर अटेम्प्टिंग एन एग्ज़ाम और मैं कुछ पढ़ के चला गया और मैंने पेपर दे दिया.
हाउ विल आई मेक द एग्जामिनर रियलाइज कि मैं जो बात कह रहा हूँ उस आर्ग्यूमेंट के अंदर कुछ स्ट्रेंथ है, इट इज़ कन्विंसिंग, इस आर्ग्यूमेंट की वेटेज है, दैट विल बी थ्रू रेफरेंसेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि यूएस तालिबान पीस डील सक्सेसफुल हो जाएगी तो वो हो जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, यू हैव टू गिव योर आर्ग्यूमेंटेशन वाई यू थिंक दैट दिस डील इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। इसके अंदर आप वर्ल्ड लीडर्स का ओपिनियन देंगे, इसके अंदर आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देंगे, इसके अंदर आप एग्जाम्पल्स देंगे, इसके अंदर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होंगी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे, विच विल सब्सटेंशिएट योर आंसर। कहानियाँ किसी हद तक अहम हैं, बट उन कहानियों को सब्सटेंशिएट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए रेफरेंसेस आर अ मस्ट। So you can mention some good newspaper source, you can mention some good book, कोई बहुत बड़ा ऑथर है उसके व्यूज़, एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, ये सब चीज़ें रेफरेंसेस की फॉर्म में दी जा सकती हैं इन ऑर्डर टू सब्सटेंशिएट योर आंसर और योर आर्ग्यूमेंट। लेंथ ऑफ द क्वेश्चन पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली। इट हैज़ टू बी 4 to 6 पेजेस, 6 पेजेस एट मैक्स। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आंसर है और इसके ऊपर मज़ीद लिखे जाने की ज़रूरत है तो 7 इज़ द लिमिट, नॉट मोर देन 7, बिकॉज इफ़ यू विल राइट मोर देन 7 पेजेस अदर क्वेश्चंस विल सफ़र। ओके, सो यू नीड टू इंश्योर कि आप हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम दे रहे हैं बिकॉज दे कैरी इक्वल मार्क्स, और आपने हर क्वेश्चन को उसके एलोकेटेड टाइम के अंदर लिखना है। अब अगर किसी की राइटिंग बहुत खुली है या किसी की बहुत तंग है तो obviously he or she can deal with it accordingly, but normal जो length answer की required है with normal writing size और आप खुला खुला ना लिखें, that is 4 to 6 pages, that is sufficient। ठीक है, and believe me उन 35 मिनट के अंदर 6 सफ़े लिखना is really something, क्योंकि आपने करेक्ट लिखना है, आपने साफ लिखना है, आपने क्लियर लिखना है, आपने आर्गूमेंट बना के लिखना है, एंड यू हैव टू स्ट्रक्चर इट प्रॉपरली। सो 6 पेजेस इफ़ यू राइट इट वेल, गुड टू गो। देयर इज़ नो नीड कि आप 10 सफ़े ही भरेंगे तो आपको जो है ना वो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 6 सफ़े अच्छे तरीके से लिख लेते हैं दैट इज़ सफिशेंट। आई विल टेल यू माई पर्सनल एग्जाम्पल। इन एसेज पेपर बहुत सारे लोग 22-23 पेजेस लिखते हैं, मीन्स 2200-2300 वर्ड्स। I just wrote 16 pages, ठीक है, because I tried to ensure quality और उसके अंदर references और वो सब चीज़ें I tried to mention as much as I can। बहुत सारे टीचर्स से यहाँ तक कि मैंने डिस्कस किया कि जी मैंने तो 16 पेजेस कैसे लिखे हैं, जस्ट 1600 वर्ड्स, एंड दे वर लाइक नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बहुत छोटा है। दैट डज़ नॉट मैटर इफ़ योर कॉन्टेंट इज़ ऑफ क्वालिटी। अगर आपने आर्गूमेंटेशन प्रॉपर की है 4 to 6 पेजेस आर फाइन। ठीक है जी। अच्छा, चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि द रीज़न इज़ कि योर होल पेपर इज़ लाइक अ बुक और आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज कर रहा है एग्जामिनर। सो जब भी आप किसी से जाके मिलते हैं या किसी से बात शुरू करते हैं, योर फर्स्ट इम्प्रेशन एंड योर लास्ट इम्प्रेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दरमियान में कुछ ऊपर होता है, कुछ नीचे होता है, कुछ ठीक होता है, कुछ गलत होता है, बट यू नीड टू स्टार्ट वेल एंड यू नीड टू एंड वेल। ठीक है, बिकॉज दैट इज़ वट क्रिएट्स योर इम्प्रेशन, एंड 15 to 20 मार्क्स इन योर पेपर आर बिकॉज ऑफ योर इम्प्रेशन। कि वट इज़ द इम्प्रेशन विच एग्जामिनर हैज़, कि आप हाउ मच डू यू नो, आपको कितना आता है, आप कितना बेहतर लिख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन द एग्ज़ाम विल बी योर बेस्ट क्वेश्चन। आपके सामने पेपर आया, 5 से 10 मिनट आप उस पेपर को देखेंगे एंड यू विल वॉच कि मुझे कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है और मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं आता और कौन से मैंने अटैम्प्ट करने हैं। सो यू विल राइट 1 2 3 4, यू विल डिसाइड दिस एट द स्टार्ट ऑफ द पेपर कि ये क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा आता है, सो दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई विल बी गोइंग टू अटैम्प्ट। उसकी आप प्रॉपर हेडिंग्स बनाएं, जितना बेहतर आप उसको लिख सकते हैं लिखें, सो दैट यू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन इट। सपोज यू राइट इट वेरी वेल और आपको 15 नंबर उसमें मिल गए, देन योर सेकेंड क्वेश्चन इज़ नॉट गोइंग टू बी जो कि आपको सेकेंड नंबर पे सबसे अच्छा आता है। यू नीड टू सेव इट फॉर द लास्ट क्वेश्चन, कि आपका जो आखिरी क्वेश्चन हो
वो वाला क्वेश्चन हो जो आपके सेकंड नंबर पे अच्छा आता है। ऐसा बहुत कम होता है कि आपको सारे, क्योंकि द स्कोप इज सो वाइड और इतनी ब्रॉड स्टडी होती है कि आप हर सवाल और हर चीज़ आपको नहीं आ सकती। सो हर पेपर में इस तरह होता है कि एक दो सवाल आपको बहुत अच्छे आते हैं और दो तीन सवाल होते हैं जो आपको कम आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द बेस्ट क्वेश्चन, योर लास्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द सेकंड बेस्ट क्वेश्चन, योर सेकंड क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द थर्ड बेस्ट क्वेश्चन, और जो सबसे बुरा आता है उसको आप फोर्थ नंबर पे अटेम्प्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज द बेसिक टेक्निक। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे अच्छा होगा, मे बी यू आर गोइंग टू गेट 15 मार्क्स इन इट। सेकेंड क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कम अच्छा होगा, ठीक है। योर थर्ड बेस्ट क्वेश्चन, उसमें आपको 10 से 12 नंबर मिल जाएंगे। योर थर्ड क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द वीकेस्ट। अगर आपको दूसरे क्वेश्चन में 10 से 12 नंबर मिले हैं तो योर थर्ड क्वेश्चन मे गेट 10 मार्क्स और मे बी लाइक 11 मार्क्स, और फोर्थ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी गुड और उसमें आपको 12 से 13 नंबर मिल जाएंगे, एंड दिस विल मेक अ गुड स्कोर विच विल बी अबव 50। 10 से 12 नंबर एमसीक्यूज के अगर आप डाल लें, ठीक है। सो 50 इज अबव एवरेज, और अगर आपके दो तीन सब्जेक्ट्स में अबव 50 हैं और एक दो सब्जेक्ट्स में यू स्कोर अबव 60, 65, सो दैट मेक्स अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू नीड टू गो अबाउट द चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन द बेस्ट वन, सेकेंड क्वेश्चन द थर्ड बेस्ट वन, थर्ड क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल कम आता है बट यू हैव टू अटेम्प्ट इट बिकॉज यू हैव नो अदर चॉइस, एंड फोर्थ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी योर सेकेंड बेस्ट क्वेश्चन। Okay, so this is how you have to do the choice of questions. I want कि आप ये सब चीज़ें कहीं लिख लें। The reason is कि this is what I have learned from my personal experience. ये चीज़ें शायद आपको किसी बुक्स में ना मिलें। मेरा ये मानना है, मैं अक्सर लेक्चर्स के अंदर इवन जो कोर्स भी पढ़ाता हूँ या जो सब्जेक्ट्स भी पढ़ाता हूँ, आई ट्राई नॉट टू टीच बुकिश थिंग्स, जो चीज़ें बुक्स में नहीं होती, क्योंकि बुक्स हर बंदा पढ़ लेता है, हर बंदे के पास अवेलेबल है, इंटरनेट पे कंटेंट अवेलेबल है, नोट्स मिल जाते हैं। सो आई एम हेयर टू टेल यू दोज थिंग्स जो कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी हैं और जो आपको शायद बुक्स में ना मिल सकें। सो प्रेजेंटेशन, लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, चॉइस ऑफ द क्वेश्चंस, हाउ टू स्ट्रक्चर योर क्वेश्चंस, यू विल नॉट फाइंड दिस इन एनी बुक। राइट दिस डाउन समवेयर, किसी ऐसी जगह पे लिख लें जो आप पेपर से पहले सुबह के टाइम आप पढ़ के जा सकें, ताकि आपको ये चीज़ें उस टाइम पे याद रहें। मोस्ट ऑफ अस विल फॉरगेट इट इन मे बी मंथ और 2 months, बट यू नीड टू रिमेंबर इट ऑन द मॉर्निंग ऑफ द एग्जाम, ताकि आपके जहन में ये चीज़ें हों और आप इन चीज़ों का ख्याल रख सकें। आर्गुमेंटेशन का मैंने आपको बता दिया कि आर्गुमेंट आपने किस तरह से स्ट्रक्चर करने हैं। द आर्गुमेंटेशन और द डिस्कशन और एनालिसिस विल इवॉल्व फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन एंड योर डिस्कशन विल लीड टू योर कंक्लूजन, ठीक है। सो यू हैव टू कनेक्ट ऑल दीज 3 parts। ऐसा नहीं है कि तीनों अलग अलग होंगे और एक में आप ये चीज़ बता रहे हैं और दूसरे में आप कोई और नेक्स्ट चीज़ बताएंगे। दे नीड टू बी कनेक्टेड, देयर नीड्स टू बी अ लिंक बिटवीन ऑल ऑफ देम। योर आर्गुमेंटेशन विल बी बेस्ड ऑन योर इंट्रोडक्शन, और उसी के अंदर जो आपने एग्जाम्पल्स दी, आर्गूमेंट्स दिए, उसी से आप अपना कंक्लूजन ड्राइव करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट, क्रिटिकल थिंकिंग। जी फराज प्रिंस पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है उसके ऊपर हम आगे आएंगे, बिल्कुल वो हमारा पार्ट है उसका, एंड वी विल डिस्कस इट एज वेल। ओके, सो क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग सुनने में कोई ऐसा लफ्ज़ लगता है कि पता नहीं कहाँ से आपने एक फिलोसोफर बनना है और आपने उसके ऊपर अपना ओपिनियन देना है। इट्स नॉट लाइक दैट। क्रिटिकल थिंकिंग इज जस्ट टू एनालाइज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ टॉपिक। ये कोड है, ये आपने सिर्फ अपने तक रखना है। ट्राई नॉट टू शेयर इट बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, बिलीव मी। मैंने अपना पूरा CSS के एग्ज़ाम के अंदर इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया। आई वांट टू शो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिस इज़ ओवर सिंप्लीफिकेशन और इसके अंदर जो है वो इतना आसान नहीं है, इतना सिंपल नहीं है, बट लेट मी टेल यू, मैंने पर्सनली इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया है एंड आई हैव गेन्ड सो मच बेनिफिट फॉर इट। सो इट्स कॉल्ड द सितंबर मॉडल। व्हाट इज़ द सितंबर मॉडल? कोई दुनिया का आप टॉपिक उठा के देख लें, देर आर फ्यू एस्पेक्ट्स अबाउट इट, वट आर दोज एस्पेक्ट्स? सितंबर मॉडल के अंदर S इज़ फॉर सोशल, E इज़ फॉर इकोनॉमिक, P इज़ फॉर पोलिटिकल, T इज़ फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एजुकेशनल, M फॉर मीडिया, B फॉर बिजनेस, E फॉर एनवायरमेंटल एंड R फॉर रिलीजियस। ठीक है जी, ये 8 डिफरेंट एस्पेक्ट्स, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल,
टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल, मीडिया, बिजनेस, इन्वायरमेंटल एंड रिलीजियस। नौ एस्पेक्ट्स आपने किसी भी टॉपिक के डिस्कस कर लिए। यू हैव टू डिस्कस दीज 9 एस्पेक्ट्स at 4 levels: global level, regional level, national level and individual level. So this makes 36 different aspects of a topic. Let's take US Taliban peace deal. इसको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सोशल इम्पैक्ट्स। सोशल इम्पैक्ट्स क्या हैं जी इसके? सिविल वॉर चल रही है, ठीक है जी, पीपल आर सफरिंग, वुमेन आर सफरिंग, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, सारा कुछ नहीं है, ठीक है जी। सो दीज आर द सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अफगानिस्तान हैज़ वन ऑफ द वर्स्ट हिट इकॉनमीज इन द रीजन। कोई ट्रेड नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ट्राइबल सोसाइटी है, लड़ते रहते हैं, सिविल वॉर का ख़तरा रहता है, देर इज़ नॉट अ कंसेंसस गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी नहीं है, पीपल डोंट हैव अ वॉइस, दीज आर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इसमें एज सच कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, बट वी कैन डिस्कस कि दुनिया से मिलिट्री इक्विपमेंट आ रहा है, आर्म्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड ऑल दीज थिंग्स, दीज आर टेक्निकल थिंग्स। social, economic, political, technological. Then we come on to educational. How education is important in this. किस तरह से the society is suffering because there is no educational system. सारे के सारे religious जो आपकी extremism है उसकी वजह किस तरह से education है, ठीक है। Then we go to media. How media is being exploited by international agencies, international intelligence networks और ये सब चीज़ें, how things are not moving forward, ठीक है। Then we go towards business, how business is suffering, what are the important exports and imports, किस तरह से अफगानिस्तान की जो resources हैं उनको यूटिलाइज नहीं किया जा सक रहा, so if we discuss these 9 aspects at 4 different levels, these make 36 different arguments or points for one answer. और जब आप पहली दफ़ा शायद सुने कि यूएस तालिबान पीस डील के ऊपर हम क्या लिखें और आपके हाथ पैर फूल जाएं कि ओह शिट, मैंने तो जो पढ़ा था मुझे याद ही नहीं रहा और अब मैं क्या लिखूंगा, सो यू नो डोंट नीड टू पैनिक, ओके। 9 एस्पेक्ट्स, 4 लेवल्स। ग्लोबल लेवल पे सोशल इम्पैक्ट्स क्या हैं, दुनिया के अंदर टेररिज्म फैल रहा है। रीजनल लेवल पे अंदर क्या है, पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, चाइना के अंदर बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ईरान के अंदर जो है बहुत सारी मूवमेंट्स हो रही है, रेफ्यूजी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद नेशनल लेवल पे क्या है जी, नेशनल लेवल पे इंटरनल रेफ्यूजीज़ हैं, सही है जी। सोशल लेवल के ऊपर हमने एजुकेशन, हेल्थ और ये सब प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, इंडिविजुअल इज सफरिंग, कोई राइट्स नहीं है, फ्रीडम नहीं है, ये सब। सो फॉर जस्ट वन एस्पेक्ट विच इज सोशल and we discussed it at 4 different levels, that makes 2 to 3 pages, okay. So September model is what I have implemented in many places जहाँ पे I did not have a clue कि मैं अब किस तरह करूँगा, how can I go about it, how do I need to write the answer. It is very useful in structuring your answer, in writing your answer and in proper argumentation. सो दिस वॉज क्रिटिकल थिंकिंग। अब जो आपको सुनने में एक लग रहा था कि क्रिटिकल थिंकिंग और पता नहीं हमें क्या सोचना पड़ेगा और हमें कहाँ से चीज़ें लानी पड़ेंगी, वी ऑल नो थिंग्स। हम सब खबरें पढ़ते हैं, खबरें सुनते हैं, देखते हैं चीज़ों को, बट वी नेवर अरेंज देम इन अ पर्टिकुलर वे। सो सितंबर मॉडल जिसके अंदर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल, मीडिया, बिजनेस, एनवायरमेंटल, रिलीजियस, 9 aspects you discuss at 4 different levels, and this constitutes critical thinking. कि critical thinking क्या है? Critical thinking was कि आपने different aspects उसके discuss करने हैं, argumentation देनी है, उसको support करना है logic से, reason के साथ. This is critical thinking, and you have done it very well. ठीक है? It's not that you come across with any issue, anything. You come with gender disparity, illiteracy, social problems, economic problems, political problems, and you can write plethora of arguments on it. आप जितने arguments चाहे बना सकते हैं. Then you need to pick the best arguments and you need to write them in the exam. Okay? So this was critical thinking part. Coming to the next part, subject selection. आज मैं आपको बहुत basic चीज़ बताऊंगा
विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स के सब्जेक्ट्स कौन से सही हैं, हर बंदे ने कौन से रखने हैं, whoever will join the session और लोग सेशन आगे ज्वाइन करेंगे, I'll be teaching probably international law and current affairs, तो उसके अंदर हम फिर इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे इन सम एक्स्ट्रा टाइम इंडिविजुअली भी. बट सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर 3 preferences are very important. Number 1, the subject should be from